हेलो स्टूडेंट्स, इससे पीछे वाले वीडियो को अगर आप लोग देखे हो तो लगभग हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरे चैप्टर को समाप्त कर दिया था और इस पूरे लेसन का लगभग 5 वीडियो हम लोगों ने प्रिपेयर्ड किया था। इस पूरे लेसन के स्टूडेंट्स 5 वीडियो में पूरा एक्सप्लेन्ड करके आपको लगभग पूरा ये चैप्टर बता दिया गया था, समझा दिया गया था। अब आइए स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले कर लेते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बाद इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज दोनों क्वेश्चंस करने के बाद स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इस सीरीज में और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ लेसन समाप्त करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो एक्चुअली में ये सॉल्व्ड बहुत सारे अलग अलग जगह पर जो थे उसको मैंने कलेक्ट किया, लेकिन मैं इसको पूरा समझा देता हूँ और आप लोग खुद से कोशिश करना इस सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लिखने का। देखिए, अगर आप इसको कॉपी करते हैं तो आप ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे, लेकिन कॉपी से ये तो मैंने बना दिया कि आप लोग को बस समझा दूँ क्या है, कैसे क्या क्वेश्चंस लिखना है, लेकिन वास्तव में अगर आप लोग क्या करते हैं, अगर अच्छे से इसको समझ जाते हैं तो निश्चित तौर पे खुद से क्या कीजिए कि सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कीजिए। भाई स्टूडेंट्स, देखते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो दिया है, वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई ड्रग्स इन डिफरेंट वे। इसका क्लियर मतलब हो रहा है, आप समझ रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई ड्रग्स इन डिफरेंट वे का मतलब क्या हुआ कि हमें ड्रग्स मतलब याद है ना यहाँ ड्रग्स कहने का मतलब क्या हुआ, लो मॉलिक्यूलर मास का सबस्टेंस। तो बोल रहा है कि हमें ड्रग्स को अलग अलग वे में क्लासीफाई करने की जरूरत क्यों है। तो स्टूडेंट्स याद होगा, मैंने बताया था कि ड्रग्स को बांटने का 4 तरीका है, जिनमें सबसे पहला था फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो देखिए, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है वो डॉक्टर्स के लिए हेल्पफुल होता है। वो डॉक्टर्स को बताता है कि कौन सी दवा किस रेंज तक काम करती है और कहाँ काम कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रग एक्शन जो था वो ये बताता है कि ये जो ड्रग है वो किस बायोकेमिकल प्रोसेस पर काम करता है। केमिकल स्ट्रक्चर बताता है कि 2 मेडिसिन के बीच में क्या रिलेशन है, किसके बदले में किस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है, और मॉलिक्यूलर टारगेट हमें एक्सप्लेन करता है। स्टूडेंट्स देखिएगा, मॉलिक्यूलर टारगेट हमें एक्सप्लेन करता है कि जो हमारा ड्रग्स है वो हमारे बॉडी के किस मॉलिक्यूल को, मतलब किस कार्बोहाइड्रेट को, कि फैट को, कि प्रोटीन को, किस सिस्टम को प्रभावित करता है, ये हमें इससे पता चलता है। तो अगर स्टूडेंट्स हम लोग ड्रग्स को अलग अलग बेसिस पर नहीं बांटेंगे तो हम लोग को ये कभी क्लियर हो ही नहीं पाएगा कि किस ड्रग को किसके बदले में इस्तेमाल करना है, किस रेंज तक इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो ड्रग किस एक्शन को प्रभावित करेगा, किस बॉडी के हमारे जो टारगेट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन से किसको प्रभावित करेगा, ये हमें कभी पता चल ही नहीं पाएगा। और यही कारण है कि ड्रग्स को अलग अलग बांटना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है। देखिए, आप पहला क्वेश्चन पूरा समझ चुके होंगे तो जरूर लाइव चैट में लिखिए कि हाँ पूरा समझ चुके हैं। पूरा समझ चुके हैं तो लिखिए जल्दी से हाँ, सभी लोग हाँ लिखेंगे। देखिए आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्लेन द टारगेट मॉलिक्यूल और ड्रग टारगेट एज यूज इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। कह रहे कि टारगेट मॉलिक्यूल या ड्रग टारगेट जो कि हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन द टर्म टारगेट मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं ना, टारगेट मॉलिक्यूल या ड्रग टारगेट को एक्सप्लेन करना है जो कि हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट याद ही होगा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में टारगेट मॉलिक्यूल या ड्रग टारगेट वो होता है जहां पर कोई भी ड्रग जाकर काम करता है। ये जो टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए ये आंसर आप मत देखिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए और खुद से लिखने का कोशिश कीजिए। देखिए, ड्रग टारगेट या टारगेट मॉलिक्यूल्स जो है, मैंने क्या बताया कि वो मॉलिक्यूल होता है जहां पर कोई ड्रग जाकर काम करता है। नॉर्मली ये जो हमारे बॉडी के अंदर टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सबस्ट्रेट का काम करते हैं और ये बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मली हमारे बॉडी के ड्रग टारगेट अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स,
न्यूक्लिक एसिड, फैट्स, ये सब जो होते हैं ये ड्रग टारगेट का काम करते हैं। स्टूडेंट्स, ड्रग जो होते हैं, ध्यान दीजिए, ड्रग्स जो होते हैं वो ऐसे केमिकल होते हैं जो इन्हीं टारगेट मॉलिक्यूल्स को, एक्टिव साइट को बाइंड करते हैं, इनके एक्टिव साइट को ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे टारगेट मॉलिक्यूल, तो अब आप बता सकते हैं ना कि जहां कोई ड्रग काम करेगा, नॉर्मली इसके एक्टिव साइट को बाइंड कर देगा, नॉर्मली ये फैट, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, और यही मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का काम करेगा और मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शंस होंगे उनमें इन्वॉल्व्ड होगा। आइए स्टूडेंट्स, अगर दूसरा क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो चुका है, लाइव चैट में लिखते रहिए एकदम हाँ। दूसरा क्वेश्चन क्लियर है? सभी स्टूडेंट लाइव चैट में लिखेंगे हाँ, जल्दी से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। देखिए तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स दिया है, नेम द मैक्रोमोलिक्यूल दैट आर चूजन एज ड्रग टारगेट। अभी मैंने बताया कि वो कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो ड्रग टारगेट का काम करते हैं। स्टूडेंट याद है ना, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये वैसे मैक्रोमोलिक्यूल हैं जो हमारे बॉडी के अंदर ड्रग के टारगेट का काम करते हैं, ड्रग के लिए टारगेट के जैसा बिहेव करते हैं। स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन तो बहुत आसान था, दूसरा से ही लिंक था, सभी को क्लियर हो चुका होगा? सभी को क्लियर हो चुका है तो जल्दी से हाँ लिखें, हाँ लिखें जल्दी से। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जरा सा देखिए यहाँ पे, वाई शुड नॉट मेडिसिन बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर्स। बोल रहा है कि मेडिसिन को डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए हुए हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि अगर मेडिसिन, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही एक्सप्लेन किया था कि अगर मेडिसिन को आप लिमिट से एक्सेस डोज में लेते हैं, लिमिट से ज़्यादा डोज में लेते हैं, तो निश्चित तौर पर यह क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर पॉइजन का काम करने लगता है। यही नहीं स्टूडेंट्स, अगर मेडिसिन, देखिए मेडिसिन क्या करता है समझना होगा, एक तो एक्सेस डोज अगर हो गया तब तो क्या होगा, निश्चित तौर पे वो पॉइजन का काम करेगा ही करेगा। इसके अलावा मेडिसिन जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद टारगेट मॉलिक्यूल, मतलब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के एक्टिव साइट को बाइंड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो बायोकेमिकल प्रोसेस पूरा का पूरा शरीर में रुक जाएगा, और जिससे शरीर के अंदर अगर आप विदाउट डॉक्टर कंसल्टिंग दवा लेते हैं तो मे बी वो बायोकेमिकल प्रोसेस पूरे जीवन के लिए ख़त्म हो जाए। इसके अलावा हमारे बॉडी के मेडिसिन्स एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे साइट को, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपने ड्रग्स डॉक्टर के विदाउट कंसल्ट लिया है तो वो एक ही नहीं बल्कि एक से ज़्यादा टारगेट को अफेक्ट कर देगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि हमारे बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो आप इसको चाहें तो 3 पॉइंट्स में आंसर करके लिख सकते हैं कि अगर एक तो पॉइजन का काम कर सकता है, दूसरे रिसेप्टर साइट को परमानेंट ब्लॉक कर सकता है, वरना एक मेडिसिन दूसरे रिसेप्टर्स को अफेक्ट कर देगा और हमारे एक प्रोसेस को तो ठीक करेगा लेकिन दूसरे को प्रभावित कर देगा। तो 3 पॉइंट्स में अगर आप चाहो तो इसका आंसर स्टूडेंट्स लिख सकते हो। स्टूडेंट देखिए यहाँ जो आंसर है उसको कभी कॉपी नहीं करना है, बिल्कुल कॉपी मत कीजिए, आप पहले अपना आंसर लिखिए, मेरा आंसर सुनिए ध्यान से और जाकर अपना आंसर अभी बनाइए। क्या आपको चौथा क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है? लाइव चैट में जल्दी से लिखिए हाँ, हाँ लिखिए। देखिए अब आइए स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं 5वां क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म केमोथेरेपी। बहुत आसान, याद है ना, फर्स्ट लेक्चर का चौथा या 5वां यार मेरा था ये, डिफाइन द टर्म केमोथेरेपी। केमोथेरेपी क्या था याद है ना, कि हम लोग अगर मेडिसिन्स का थ्योरेपेटिक इफेक्ट के लिए यूज करें, मेडिसिन्स का थ्योरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए यूज करें, जिससे कि हम लोग बीमारियों का डायग्नोसिस करें, पता करें, इलाज करें, बीमारियों के सिम्टम का इलाज करें, बीमारी का इलाज करें, तो इसी को हम लोग केमोथेरेपी बोलते हैं। तो आप लिखेंगे कि द यूज ऑफ मेडिसिन्स फॉर द थ्योरेप्यूटिक इफेक्ट एंड फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इज नोन एज केमोथेरेपी। स्टूडेंट्स क्लियर है? क्लियर है? आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, विच फोर्स आर इन्वॉल्व इन होल्डिंग द ड्रग्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। बोल रहा है कि एंजाइम के एक्टिव साइट को होल्ड करने के लिए कौन सा फोर्स काम करता है, कौन सा फोर्स इसमें इन्वॉल्व होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मली यहाँ पर जो फोर्सेस होते हैं वो वीक फोर्सेस होते हैं,
क्योंकि हम लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो वो परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। मैंने ये एक्सप्लेन किया था फर्स्ट लेक्चर में, सॉरी सेकेंड लेक्चर में। तो देखिए आप अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर वीक फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए पहले तो हो सकता है वैंडरवाल फोर्स, डायपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और देखिए यहाँ एक मैंने लिखा है आयनिक बॉन्डिंग। और बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आपने बोला वीक फोर्स भी। अरे देखो स्टूडेंट्स, बहुत बार ऐसे होते हैं कि बहुत सारे जो हमारे बॉडी के अंदर आयन्स मौजूद होते हैं, बॉडी के अंदर जो आयन्स है तो वो नॉर्मली वहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाने लगते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाने लगते हैं। तो सबस्ट्रेट देखिए एक्टिव साइड पर ड्रग्स को होल्ड करने का मैनली काम करता है, तो वीक फोर्स जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल फोर्स, वैंडरवाल फोर्स। लेकिन बहुत सारे जो आयनिक मॉलिक्यूल्स है वहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग भी काम कर सकता है स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना होगा। तो बोलिए क्या ये छठा क्वेश्चन आपको क्लियर है? लिखिए जल्दी से, हाँ क्लियर है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। सातवां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग बात करें सेवेंथ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना आप लोग, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं लाइव क्लास को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि अभी क्या है, अब बंद है तो बंद है, कोई दिक्कत नहीं है, जब खुलेगा तो सिलेबस कम हो जाएगा। अरे स्टूडेंट्स आप सोचिए, कोई सिलेबस कम होने वाला नहीं है। अगर होता भी है तो उससे लॉस किसको है यार, आपको है। आप कंपटीशंस में बैठिएगा तो आपको प्रॉब्लम है भाई, यही थोड़ी ना। अगर आप देखते हो थोड़ा सा, अगर आप लोग ध्यान दो थोड़ा सा, अगर देखिए लाइव क्लास में वही स्टूडेंट्स एक्टिव हैं जिनको कुछ करना है यार लाइफ में। जिनको नहीं पढ़ना वो निश्चित तौर पे हमको डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। और स्टूडेंट्स देखिए बहुत सारे लोग जो है ग्रुप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर इस तरह से रहा तो मैं क्लास नहीं कंटिन्यू करूँगा, निश्चित तौर पे 12th क्लास का क्लास मैं बंद कर दूंगा। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि ध्यान से अगर आप लाइव क्लास पूरा एक्टिव होकर देखिए, क्योंकि देखिए अगर आपको ये सब लेसन्स क्लियर नहीं है तो निश्चित तौर पे लास्ट में मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाऊँगा। लेकिन जब ये लेसन मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उस टाइम आपका बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका होगा, वहाँ पे कुछ स्पीड ये नहीं होगा। और अभी आप घर से आराम से बैठे हुए, हर तरह का यार तुमको मैं फैसिलिटी दे रहा हूँ, पूछो ना मेरे से डाउट पूछो, हर तरह का मैं हर क्वेश्चन जवाब दे रहा हूँ, फिर भी तुम लोग यार इस तरह से करोगे तो क्लास नहीं ना एक्टिव हो पाएगा। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि आप लोग एकदम ईमानदारी से कंटिन्यू क्लास कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स बात करें 7th क्वेश्चन पे, वाइल एंटासिड एंड एंटी एलर्जिक ड्रग्स इंटरफेयर विथ द फंक्शन ऑफ हिस्टामिन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बोला कि एंटासिड एंड एंटी एलर्जिक ड्रग्स इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ हिस्टामिन, मतलब ये दोनों जो ड्रग्स हैं वो किसको इंटरफेयर करते हैं, मतलब हमारे बॉडी के हिस्टामिन के फंक्शन को, स्टूडेंट्स हिस्टामिन के फंक्शन को इंटरफेयर करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं। तो बोले कि वाई डू दीज नॉट इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ ईच अदर, तो फिर ये क्यों एक दूसरे के फंक्शन को इंटरफेयर नहीं करते हैं। समझे स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन, है कि एंटासिड और एंटी एलर्जिक ड्रग दोनों के दोनों हिस्टामिन के फंक्शन को इंटरफेयर करते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं, क्यों? तो इसका सिंपल कारण है, देखिए एंटासिड का रिसेप्टर कुछ और है, लिखेंगे कि एंटासिड हैव डिफरेंट रिसेप्टर एंड एंटी एलर्जिक हैव डिफरेंट रिसेप्टर, थ्रू बोथ ऑफ देम इंटरफेयर द हिस्टामिन, दोनों के दोनों हिस्टामिन को ही प्रभावित करते हैं लेकिन दोनों का यार रिसेप्टर अलग है। एक एंटी हिस्टामिन कहीं दूसरे जगह से उत्पन्न करता है, ये कहीं दूसरे जगह से उत्पन्न करता है, और यही कारण है कि दोनों हिस्टामिन को तो प्रभावित करते हैं लेकिन एक दूसरे के फंक्शन को कभी अफेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं। क्या स्टूडेंट्स क्लियर है? लिखिए जल्दी से हाँ अगर क्लियर है तो। एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। देखिए एंटासिड एंटी एलर्जिक ड्रग्स बोल रहा है कि दोनों के दोनों हिस्टामिन को अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्यों नहीं करते हैं भाई? क्योंकि देखो ये एंटासिड जो है स्टूडेंट्स वो अलग जगह काम करता है, इसका रिसेप्टर कुछ और है। ये मान के चलो कि हमारे ये जैसे लीवर को अफेक्ट करता है तो ये जो है हमारे किडनी को अफेक्ट करता है, और नतीजा ये भी एंटी हिस्टामिन वहाँ से उत्पन्न करता है और ये हमारे किडनी से हिस्टामिन, सपोज करो ऐसा है नहीं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये हमारे
किडनी से हिस्टामिन उत्पन्न करता है, ये लीवर से करता है। तो दोनों का जगह अलग है ना भाई, इसीलिए दोनों एक दूसरे को कभी इंटरफेयर नहीं करता है। लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारा नेक्स्ट 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया है कि लो लेवल ऑफ नोराडेरेनालिन। देखिए नोराडेरेनालिन इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन जो हम लोगों में होता है ना, जैसे अभी आप लोग मुझे डिप्रेस कर रहे हैं, तो ये जो डिप्रेशन है वो मेरे बॉडी के अंदर नोराडेरेनालिन हार्मोन की वजह से होता है। इसका लेवल कम होगा तो आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है। अब देखिए व्हाट टाइप ऑफ ड्रग्स आर नीडेड टू क्योर दिस प्रॉब्लम। तो बोल रहा है कि इसको क्योर करने के लिए, इसका इलाज करने के लिए हम लोग किस प्रकार के ड्रग्स का इस्तेमाल करें, और वैसे 2 ड्रग्स का नाम बताओ। तो याद करो स्टूडेंट्स, डिप्रेशन का इलाज किससे होगा? एंटी डिप्रेसेंट से। किससे होगा? एंटी डिप्रेसेंट से, याद है ना। तो बोलेंगे कि डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय नोराडेरेनालिन एंड इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। हम लोग चाहें तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग से इसका इलाज करते हैं, याद है ना। एंटी, देखिए क्या लिखेंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। देखिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इनहिबिट द प्रोडक्शन, बोलिए क्या, इंक्रीज द प्रोडक्शन, इनहिबिट नहीं सॉरी, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ नोराडेरेनालिन। नोराडेरेनालिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, नतीजा इसका लो लेवल खत्म होगा और आदमी बोलिए डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? क्लियर है। अब पूछ रहा है ऐसे 2 ड्रग्स का नाम बताओ। तो स्टूडेंट्स आप एंटी डिप्रेसेंट दवाएं कोई भी लिख सकते हैं अगर आपको याद हो तो। आपके बुक में अगर आप लोग देखते हैं तो जैसे देखिए फेनालजीन, देखिए फेनालजीन और इप्रोनिस्ट। देखिए इप्रोनिस्ट, ये मार्केट में 2 मोस्ट कॉमन ड्रग्स एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं। अब समझ लीजिए कि 90% डॉक्टर्स तो इसको लिखते हैं, फेनालजीन को लिखते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये दोनों हैं और आपके बुक में और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। बोलिए क्लियर है? क्लियर है। तो डिप्रेशन का इलाज किससे होगा? एंटी डिप्रेसेंट से। वो क्या करेगा? नोराडेरेनालिन का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। और ऐसे 2 ड्रग्स का एग्जाम्पल हो गया, बोलिए क्या, इप्रोनिस्ट और फेनालजीन। इप्रोनिस्ट और बोलिए फेनालजीन। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ चुकी है बात? आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए बहुत सारे लोग मेरे से पूछे थे, यार याद कर लो कि बैक्टीरिया, देखो बायो वाले के लिए तो बहुत आसान है। बैक्टीरिया 2 तरह का होता है, मैंने बोला था ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, ये 2 तरह का बैक्टीरिया है। और वो एंटीबायोटिक जो इन दोनों पर काम करें तो उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दोनों का इलाज करता है। देखिए ध्यान दीजिए, और इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्लोरमफेनिकॉल। देखिए यहाँ देखिए, क्लोरमफेनिकॉल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ देखो, स्ट्रक्चर नहीं याद करना है भाई, स्ट्रक्चर बहुत सारे लोग रट रहे हैं, नहीं 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 कुछ नहीं, वो उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें। क्लोरमफेनिकॉल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, कंसेप्ट याद करना है। देखिए इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, तो टाइफाइड का भी इलाज कर सकते हैं, डिसेंट्री का भी इलाज कर सकते हैं, न्यूमोनिया और मेंजाइटिस का भी इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा और अगर आप लोग देखते हो, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अगर आपको देखना है तो देखिए ना, एमॉक्सिलिन हो गया, एम्पीसिलिन हो गया, और अगर आप लोग देखते हो तो वेनोमाइसिन हो गया, ऑफ्लेक्सिन हो गया, ये सब बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं जो कि मतलब मार्केट में बिकते हैं, बहुत सारे हैं। देख लो एम्पीसिलिन और एमॉक्सिलिन जो है वो सिंथेटिक है। हम लोग पेनिसिलिन से इसको क्या करते हैं, डेराइव करते हैं, निकालते हैं। बोलिए क्लियर है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बारे में लिख दोगे सब कि जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकें, उनको किल करे, तो उससे हम लोग बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल क्लोरमफेनिकॉल बता देंगे, टाइफाइड में, मेंजाइटिस में, न्यूमोनिया में, सारे जगह में काम करता है। एक्यूट फीवर में, यार अचानक तुमको बुखार लग जाएगा, जाओगे केमिस्ट तुमको नॉर्मली एक्यूट फीवर के लिए यही क्लोरमफेनिकॉल दे देगा उधर से। देख रहे हो ना?
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। हाउ डू एंटीसेप्टिक डिफर फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट? वाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, एंटीसेप्टिक डिफर फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट, याद है ना क्लास में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स कि एंटीसेप्टिक क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का दवा है जो लिविंग टिश्यू पर काम कर सकता है। जैसे कि घाव हो जाए अगर आपको, या कोई स्किन में इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पर आप लोग, या कहीं कट जाए तो एंटीसेप्टिक लगाते हैं। लेकिन डिसइंफेक्टेंट वो होता है, ध्यान दीजिए, जिससे कि आप लोग लिविंग, वो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है, लेकिन इसे आप कभी लिविंग टिश्यू पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे आप जैसे फर्श साफ करने में, कोई इंस्ट्रूमेंट साफ करने में, नाली साफ करने में इस्तेमाल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग चाहें तो एक ही केमिकल को एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों के तौर पे यूज कर सकते हैं, उसके कंपोजिशन को वैरी करके, उसके कंसंट्रेशन को वैरी करके। जैसे देखिए आयोडीन जो है एक एंटीसेप्टिक है। टिंचर ऑफ आयोडीन, देखिएगा पूछता है, टिंचर ऑफ आयोडीन जो है 2 से 3% क्या किया जाता है? आयोडीन सॉल्यूशन लिया जाता है, उसको अल्कोहल वाटर मिक्सचर में मिला देते हैं। देख लीजिए 2 से 3% आयोडीन को अगर अल्कोहल वाटर में मिक्सचर बना दिया जाए तो वही होता है टिंचर ऑफ आयोडीन, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक का काम करता है। लेकिन देखिए अगर इसी का आप लोग 1% कर दीजिएगा ना तो वो हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट। तो समझे कि नहीं समझे आप लोग? अरे बोलिए, आप लोग समझे कि नहीं समझे महाराज? समझे ना कि 1% अगर रहेगा तो किसका काम करेगा? डिसइंफेक्टेंट का, और 2 से 3% रहेगा तो एंटीसेप्टिक का काम करेगा। क्लियर हुआ? तो लिखिए जल्दी से, हाँ एकदम जल्दी से लिखिए, हाँ क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पर, देखिए क्या दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। एनसीईआरटी इसीलिए बोलते हैं बुक पढ़िए, बुक पढ़िएगा, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है। देखिए, वाई आर सिमेटाडिन एंड रेंटिडिन बेटर एंटासिड देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम और अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड? मतलब बोलने का कि देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम या अल्मुनियम हाइड्रो ऑक्साइड से सिमेटाडिन या रेंटिडिन बेटर एंटासिड क्यों है? इन सभी से वो अच्छा एंटासिड क्यों होता है? तो सिंपल देखिए, आप अगर थोड़ा सा सोचें तो ये सब क्या करता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे स्टोमक में उत्पन्न होने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। तो अगर आप क्या करते हैं, इनका थोड़ा सा मात्रा ज़्यादा ले लीजिएगा तभी क्या हो जाएगा? वो बेसिक हो जाएगा, तो स्टोमक और उस उत्पन्न कर देगा, और जिसका नतीजा ये है कि धीरे धीरे इससे क्या होता है कि स्टोमक में एसिड की मात्रा और बढ़ते जाती है और लास्टली अल्सर बीमारी हो जाता है। साथ साथ ये दोनों जो, ये सब जो हैं, कभी भी आप देखोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन को, मतलब एसिडिटी का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसकी वजह से है? एसिडिटी की वजह से। तो एसिडिटी का कारण का ये सब इलाज नहीं करता है, लेकिन सिमेटाडिन, रेंटिडिन, ये दोनों ऐसे, याद रखना होगा, एंटासिड्स हैं जो क्या करते हैं? हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन को ट्रिगर करने वाले, बढ़ाने वाले कारण को भी इलाज करता है। और यही कारण है कि सिमेटाडिन और रेंटाडिन इन दोनों, इन सभी की अपेक्षा बेटर एंटासिड्स कहे जाते हैं। स्टूडेंट्स आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड अपना ट्रिगर करना होगा हम लोगों को भी। देखिए क्या दिया, नेम अ सब्सटेंस व्हिच कैन बी यूज एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। बोल रहा है कि एक ऐसे सब्सटेंस का नाम बताइए जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों का काम करे। स्टूडेंट अभी बोले हैं कंसंट्रेशन को वैरी कर दीजिएगा, एक ही सब्सटेंस एंटीसेप्टिक हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल उस वहाँ वाला देखिए, यहाँ वाला क्यों देख रहे हैं आप? देखिए ना, 2 से 3% आयोडीन क्या था? एंटीसेप्टिक था, और 1% डिसइंफेक्टेंट था। लिख दीजिए कि टिंचर ऑफ आयोडीन। यहाँ भी देखिए दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, 0.2% फिनॉल जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, और 1% जो फिनॉल होता है वो डिसइंफेक्टेंट होता है। बोलिए क्लियर है क्या? क्लियर है आप लोगों को? आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है तो एकदम लाइव चैट में हाँ हाँ एकदम भर दीजिए, पूरा लिखते जाइए एकदम। महाराज आप लोग आराम कर रहे हैं, बताइए, हम इतना मेहनत करते हैं आप ही लोग के लिए ना।
जल्दी से भरिए थोड़ा सा इसको, जल्दी से, बहुत कम है लाइक, तो एकदम कम है यार, लाइक इतना कम क्यों दे रहे हैं बताइए, मतलब मेहनत आप लोग को अच्छा मेरा नहीं लग रहा है, यही ना। लाइक जल्दी से कीजिए एकदम, अभी कीजिए एकदम। हाँ देखिए, आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिटॉल। डिटॉल के मेन कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, डिटॉल किन किन मेन चीज़ों से मिलकर बना होता है, याद करने वाला ये क्वेश्चन है भैया, कुछ नहीं है। डिटॉल के मेन कंस्टिट्यूएंट देख लीजिए कौन कौन से हैं, याद कर लीजिए, क्लोरो ऑक्सीनॉल और अल्फा टर्पिनॉल। देखिए क्लोरो ऑक्सीनॉल और अल्फा टर्पिनॉल, देखिए अब स्ट्रक्चर ही रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान दीजिए, तो ये ध्यान में रखना होगा। क्लोरो ऑक्सीनॉल और अल्फा टर्पिनॉल ये दो डिटॉल के मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, याद हो जाएगा। क्लोरो ऑक्सीनॉल, जल्दी से देखिए लाइव चैट में इन दोनों को लिखिए तो नाम, क्लोरो ऑक्सीनॉल लिखिए, अल्फा टर्पिनॉल लिखिए, लिखिए क्लोरो ऑक्सीनॉल, अल्फा टर्पिनॉल, अल्फा टर्पिनॉल लिखिए जल्दी से। ये दो डिटॉल के बोलिए क्या है, मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं। क्लियर हो गए। आइए देखिए फिर से टिंचर ऑफ आयोडीन भरा हुआ है। देखिए व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, व्हाट इज इट्स यूज। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है पता है ना, 2 से 3% आयोडीन सॉल्यूशन को अल्कोहल वाटर में मिक्सचर बना दिया जाए तो वहीं क्या होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन होता है। ये एक एंटीसेप्टिक का काम करता है और कहीं अगर आपको कट जाए, कहीं छिल जाए या कोई घाव वगैरह हो जाए तो उस पर अप्लाई किया जाता है जिससे कि कीड़ा मकोड़ा का उस पर ग्रोथ खत्म हो जाए, कीड़ा मकोड़ा का ग्रोथ रुक जाए। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, याद कीजिए एकदम यार, एक लेक्चर इस पे पूरा हम खत्म कर दिए थे यार। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो फूड के स्पॉइलेज को ख़त्म करते हैं, फूड के बर्बादी को ख़त्म करते हैं। क्लियर हो रहा है। फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होना, उसको कम करने के लिए हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं। दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास बोलिए क्या है स्टूडेंट, तो टेबल सॉल्ट है, शुगर है, वेजिटेबल ऑयल है, सोडियम बेंजोएट है, सॉल्ट्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड है, देख लीजिए सोडियम बेंजोएट C6H5COONA, प्रोपेनोइक एसिड के सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल, शुगर, ये सब के सब जो हैं बोलिए किसका काम करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं और फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकते हैं। स्टूडेंट्स बोल नहीं रहे हैं आप लोग। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज यूज ऑफ एस्पार्टेम लिमिटेड टू कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स। क्यों एस्पार्टेम का इस्तेमाल कोल्ड फूड्स में ही होता है, क्योंकि याद है ना एस्पार्टेम कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है यार, वो वहाँ अनस्टेबल हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। और यही कारण है कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट एस्पार्टेम जो है सिर्फ कोल्ड फूड और ड्रिंक्स में ही काम करता है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, सारा लेक्चर सुन लिए होंगे तो सब क्वेश्चन ही बना दीजिएगा महाराज आप लोग। देखिए क्या दिया है, व्हाट आर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट समझ रहे हैं ना, मैंने बताया था कि वो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट वो केमिकल्स, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड केमिकल्स होते हैं जो फूड्स के अंदर स्वीटनेस देते हैं। नॉर्मली फूड के अंदर ये कैलोरी को इम्प्रूव नहीं करते हैं और इसीलिए डायबिटिक पेशेंट या ओबेसिटी जिनको मोटापा ज़्यादा होता है उनके लिए ये क्या करते हैं, तो स्वीटनर्स के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पूछ रहे इसके 2 एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल क्या है महाराज, स्पार्टेम है, सेचेरिन है, सुक्रोलोस है, लिटेम है कि नहीं, नहीं लिखवाए थे, नहीं हम लेक्चर में समझाए थे ये सब। अब देखिए यहाँ नेम ए स्वीटनिंग एजेंट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स फॉर डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट अभी बोले हैं, जिसको डायबिटीज होगा तो उसके लिए मिठाई अगर बनाना होगा तो कौन सा लीजिएगा महाराज, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट लीजिएगा। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट अभी बताएं कि सेचेरिन, एलिटेम, सुक्रोलोस, एस्पार्टेम, ये सब में से कोई भी आप एक इस्तेमाल कर दीजिएगा उसके स्वीट्स के प्रिपरेशन के लिए। बोलिए क्लियर है आपको, क्लियर है सभी को। अब देखिए क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट प्रॉब्लम एराइजेज इन यूजिंग एलिटेम एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। अरे एलिटेम का यार स्वीटनेस इतना ज़्यादा होता है कि उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, और यहीं एलिटेम को आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे यूज करने में सबसे बड़ी समस्या होती है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ा फास्टली निकल रहे हैं हम। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, हाउ आर सिंथेटिक डिटर्जेंट बेटर देन सॉप। सॉप से सिंथेटिक डिटर्जेंट बेटर क्यों होते हैं? सिंपल, सॉप का जो क्लींसिंग प्रॉपर्टी है वो थोड़ा कम होता है, डिटर्जेंट का बहुत अच्छा होता है। सॉप हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम करता है। सॉप एसिडिक मीडियम में स्टूडेंट्स काम नहीं करता है, डिटर्जेंट एसिडिक मीडियम में भी काम करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने 20 क्वेश्चन तक आपको एक्सप्लेन किया, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत है जल्दी से आप लाइव चैट में लिखिए, नहीं तो लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखिए नो प्रॉब्लम जल्दी से। सारे स्टूडेंट्स क्लियर है? आइए स्टूडेंट्स चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड का साउंड आ रहा होगा, अब मैंने फ़ैन ऑन कर लिया है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रहा था, मैंने अपना फ़ैन अभी ऑन कर लिया है। आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 21 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ सुटेबल एग्जाम्पल। सुटेबल एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन सभी टर्म्स को, मतलब कटायनिक डिटर्जेंट को, अनायनिक डिटर्जेंट को और नॉन आयनिक डिटर्जेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम लोग। कटायनिक डिटर्जेंट यार मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था, जिसके लॉन्ग कार्बन चेन पार्ट पर कटायंसों से कटायनिक डिटर्जेंट बोलते हैं। नॉर्मली मैंने बोला था कि ये अमोनियम सॉल्ट होता है, नाइट्रोजन का सॉल्ट होता है स्टूडेंट्स। नॉर्मली इसके नेगेटिव पार्ट में आप देखोगे तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है ट्राई मेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ट्राई मेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इसका एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स। अनायनिक डिटर्जेंट मतलब जिसका क्या, लॉन्ग कार्बन चेन पर अनायनिक पार्ट्स हो। देखिए लॉन्ग कार्बन चेन पर अनायनिक पार्ट्स हो तो निगेटिव पार्ट हो तो उसे हम लोग नॉर्मली अनायनिक डिटर्जेंट्स का नाम देते हैं। देखिए इसमें नॉर्मली कार्बन होता है और पॉजिटिव पार्ट पे सोडियम पोटेशियम प्रेजेंट होता है, सॉरी पोटेशियम नहीं, डिटर्जेंट है ना स्टूडेंट्स, इसीलिए सिर्फ सोडियम प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो सोडियम अल्काइल सल्फेट, सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फेट, ये सब एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। नॉन आयनिक डिटर्जेंट स्टूडेंट्स याद है ना, वो डिटर्जेंट जिसके अंदर किसी तरह का कोई आयंस मौजूद नहीं होता है। नॉर्मली ये स्टेरिक एसिड और पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ध्यान दीजिए पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल के मिक्सचर से बनता है, और इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास भी काफ़ी हैवी होता है। तो यार कटायनिक, अनायनिक और नॉन आयनिक डिटर्जेंट का एक एग्जाम्पल थोड़ा याद कर लेना और लिख देना इसके बारे में। लॉन्ग कार्बन पे कटायन तो कटायनिक, लॉन्ग कार्बन पे अनायन तो अनायनिक, और कोई चार्ज नहीं तो नॉन आयनिक। नॉन आयनिक में मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, नॉर्मली ये स्टेरिक और पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल के मिक्सचर से बनता है, दोनों को रिएक्शन कराने से बनता है। ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल भी हो सकता है। आइए नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्या दिया है जरा सब देखो यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। ओहो सब एक्सप्लेन किया हुआ स्टूडेंट्स। बायोडिग्रेडेबल जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से डिकम्पोज कर सके वो बायोडिग्रेडेबल है, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से डिकम्पोज न कर सके वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। स्टूडेंट मैंने बोला था ना बायोडिग्रेडेबल में कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल में कार्बन ब्रांच चेन में होते हैं। अगर आप बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल देखते हो तो इस ब्रांचिंग का एग्जाम्पल देखिए सोडियम लॉरियल सल्फेट, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है तो ये क्या है बायोडिग्रेडेबल। सोडियम 4135 टेट्रा मेथाइल ऑक्टिल बेंजीन सल्फेट, अब देखिए बहुत सारा इसमें ब्रांच यहाँ जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, जब बहुत सारा ब्रांच जुड़ गया तो निश्चित तौर पे ये बोलिए क्या हो गया, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स हो गया। नेक्स्ट पर देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाई डू सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। अरे यार कितना बार एक्सप्लेन किया, 5th लेक्चर देख लो एक बार, देखा नहीं, क्लास अटेंड नहीं किया तो तुमको क्लियर नहीं होगा। देखो क्या बोल रहा है, व्हाई डू सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर।
सॉप हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करता भाई? क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम का सॉल्ट तुरंत सॉप से रिएक्शन करके एक इनसोल्युबल पीपीटी बना देता है। कपड़े पर वो पीपीटी चिपक कर और सॉप के क्लींसिंग एबिलिटी को डिक्रीज कर देता है या ख़त्म कर देता है। देखिए नेक्स्ट, कैन यू यूज सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट टू चेक द हार्डनेस ऑफ वाटर? तो देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल है, क्या पूछ रहा है कि क्या आप सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट की मदद से हार्डनेस ऑफ वाटर को चेक कर सकते हैं? आप पता कर सकते हैं कि कौन सा वाटर हार्ड है और कौन सा वाटर हार्ड नहीं है? तो स्टूडेंट बिल्कुल, सोप जब भी हम लोग हार्ड वाटर में डालेंगे तो क्या होता है कि इनसोल्युबल पीपीटी बन जाता है, तो निश्चित तौर पे इसकी मदद से उसका हार्डनेस चेक हो सकता है। लेकिन सिंथेटिक डिटर्जेंट से पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होता है और इसी कारण से इसकी मदद से बोलिए स्टूडेंट चेक करना कभी पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे कि सोप फॉर्म्स द इनसोल्युबल पीपीटी विथ हार्ड वाटर एंड हेंस it help to check the hardness of water, but synthetic detergent never forms the PPT and hence it cannot be used to check the hardness of water। आइए नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप। 10th क्लास में मैंने पढ़ाया था, बहुत सारे लोग जानते होंगे। सॉप के क्लींसिंग एक्शन में जानते ही सॉप के अंदर दो पार्ट होता है, एक आयनिक एक नॉन आयनिक, एक हाइड्रोफोबिक एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल्स या ग्रीस से जुड़ता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट्स जो है वाटर से अटैच होता है। जैसे ही सॉप में डालते हैं वो एक स्फेरिकल ग्रुप बनाता है और उस स्फेरिकल ग्रुप को एजिटेट करने से मैंने बोला था सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है और तुरंत वो जो ग्रीस या ऑयल्स हैं वो कपड़े से निकलकर हमारे कपड़े को साफ कर देते हैं। समझ में आया हो तो क्लियरली लिखिए हाँ, क्लियरली लिखिए हाँ। आइए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए ये सब आप लोग थोड़ा सा खुद से लिखने का कोशिश करेंगे यार, अब सब मैं ही समझा दूँ, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना। देखिए if water contain dissolved calcium hydrogen carbonate out of soap and synthetic detergent, which one will use for cleaning clothes? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझे आप? बोल रहा है कि वाटर के अंदर अगर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जिसे हम लोग कैल्शियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, पानी के अंदर ये घुला हुआ है, तो आप सोप या सिंथेटिक डिटर्जेंट में से किसको यूज कीजिएगा वहाँ कपड़ा साफ करने के लिए? अरे महाराज आपको हम बता चुके ना, कैल्शियम या मैग्नीशियम का सॉल्ट होगा तो सॉप कभी इस्तेमाल नहीं होगा, कि सॉप तुरंत उसमें क्या करेगा, इनसोल्युबल पीपीटी बना देगा, कपड़ा साफ है नहीं होगा आपका। तो उसमें क्या करने के लिए, साफ करने के लिए आप किसका यूज कीजिएगा, सिंथेटिक डिटर्जेंट का, क्योंकि ये इनसोल्युबल पीपीटी नहीं बनाता है, कपड़ा से नहीं चिपकता और कपड़ा को एकदम शानदार झकास रूप में क्या कर देता है, साफ कर देता है। तो बोलिए एकदम क्लियर हुआ है ना आपको? अरे बोलिए महाराज क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो जल्दी से आप लोग एकदम लाइक कीजिए इसको, जल्दी से एकदम। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम लोग। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेबल द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में हाइड्रोफिलिक कौन है और हाइड्रोफोबिक कौन है उसको लिखिए। तो देखिए हम एक ही बात बता देते हैं, लॉन्ग कार्बन पार्ट जो होता है ना वो हमेशा हाइड्रोफोबिक होता है, और जिसमें चार्ज वाला पार्ट होता है ना वो हाइड्रोफिलिक होता है। देखिए ना यहाँ पे ये कार्बन वाला पार्ट देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं ना, हाइड्रोफोबिक है। आइए देखिए तो चार्ज वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक है। इसमें देखिए ये कार्बन वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है और चार्ज वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक है। अब देखिए स्टूडेंट्स और हम लोग देख लेते हैं इस तीसरा में, देखिए ना लॉन्ग कार्बन वाला पार्ट बोलिए क्या है जी, हाइड्रोफोबिक है। और देखिए ये जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है इसमें चार्ज डेवलप हो जाएगा तो ये क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक हो गया। क्लियर हुआ ना? अब देखिए हम लोग देखते हैं ये हमारा पूरा का पूरा बोलिए क्या हो गया, समाप्त। पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए एकदम वन शॉट पूरा वीडियो में पूरा समाप्त है स्टूडेंट्स। देखिए तो इंटेक्स्ट में अब कर लेते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में हम लोग समाप्त करते हैं। आइए ना देखते हैं, थोड़ा सा है बस 10 मिनट और बस। देखिए ना, sleeping pills are recommended by doctor to the patient suffering from sleepiness, but it is not advisable to take it dosage without consultation with doctor। कह रहा है ना
कि जिन लोगों को स्लीपनेस की मतलब सोने वगैरह में कुछ समस्या होता है, आप लोग तो दिन भर सोए रहते हैं महाराज, आप लोग को क्या समस्या है? हम लोग मेहनत करते रहते हैं। देखिए तो देखिए बोल रहा है ना कि जो स्लीपिंग पिल्स हैं वो नॉर्मली डॉक्टर्स के सजेशन से लेना चाहिए, लेकिन इसका डोज जो है विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन से नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्यों? तो देखिए आपको मैं बता दूं कि ये जो स्लीपिंग पिल्स होते हैं डॉक्टर से क्या है कंसल्ट से लेने चाहिए, क्योंकि इसका एक डोज लिमिटेड डोज हमारे बॉडी के लिए कैपेबल है। अगर वो डोज एक्सेस हुआ तो आदमी तुरंत मर भी सकता है, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे बॉडी के बहुत सारे अदर ऑर्गन्स में पड़ता है। और यही कारण है कि इसे हमेशा एक डोज में लेना चाहिए। अगर वो डोज से ज़्यादा हुआ तो तुरंत आदमी मर भी सकता है या उसे तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। देखते हैं ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये जो स्लीपिंग पिल्स की दवाएं हैं खाकर मर जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना होगा कि ये डोजेज में होना चाहिए, नहीं तो इससे आदमी मर भी सकता है, ये लिखना होगा इसमें। देखिए तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है जरा सा पढ़ेंगे। विथ रिफरेंस टू विच क्लासिफिकेशन हैज स्टेटमेंट रेंटाडीन इज एन एसिड बीइंग गिवन। कह रहा है कि क्लासिफिकेशन का जो 4 रास्ता है ना, तो उसमें से किस रास्ते किस बेसिस पर आपने कहा कि रेंटाडीन एक एंटासिड है? तो सिंपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पर, क्योंकि एंटासिड क्या करता है, एसिडिटी के प्रोडक्शन को खत्म करता है। ध्यान दीजिए रेंटाडीन जड़ से एसिडिटी खत्म करता है, तो इसी कारण से रेंटाडीन का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि यह एक एंटासिड है। नेक्स्ट, व्हाई डू वी रिक्वायर्ड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट? हमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की जरूरत क्यों पड़ी? स्टूडेंट्स देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की जरूरत क्यों पड़ी यार, भूल गए? मैंने बताया था ना आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर कैलोरी को ऐड नहीं करता है, और जिसका नतीजा ये है कि इससे डायबिटीज़ या ओबेसिटी मोटापा के जितने भी लोग होते हैं उनको इससे राहत मिलता है। वो मीठा स्वाद ले भी सकते हैं और इससे उनको कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। आइए नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या दिया है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट फ्रॉम ग्लिसरल ओएट एंड ग्लिसरल पाल्मिटेट। देखिए ग्लिसरल पाल्मिटेट और ग्लिसरल ओएट से फॉर्मेशन का आप रिएक्शन लिखिए। तो रिएक्शन अब देखिए आप लोग को तो लिखना होगा। देखिए ये ग्लिसरल पाल्मिटेट है, ग्लिसरल पाल्मिटेट मैंने एग्जाम्पल में वहाँ भी समझाया। देखिए ग्लिसरल पाल्मिटेट 3 NaOH से रिएक्शन करेगा ग्लिसरॉल, और देखिए सोडियम पाल्मिटेट C15H31COONA बना दिया। अब मैंने स्टेरिक एसिड वाला पे एग्जाम्पल दिया था, C17H35COOH वाला पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे 3 NaOH से रिएक्शन हुआ, C17H35COO ओलिएट का फॉर्मेशन, सॉरी ओलिएट है ये, C17H33 है, ध्यान रखना होगा। आइए उसी तरह का रिएक्शन हो तो वैसे ही होगा। अब देखें ना क्या दिया है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट प्रेजेंट इन लिक्विड डिटर्जेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट एंड वेटिंग एजेंट। देख रहे हैं आप लोग, पढ़िए क्या दिया है, फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉन आयनिक डिटर्जेंट आर प्रेजेंट इन लिक्विड डिटर्जेंट, मतलब लिक्विड डिटर्जेंट्स में या इमल्सिफाइंग एजेंट में या वेटिंग एजेंट में होता है। तो इसका हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट लिखिए, याद कीजिए स्टूडेंट, अभी जो हम लोग कर रहे थे उसी में लिखवाए थे कि लॉन्ग कार्बन पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, आप फंक्शनल ग्रुप या चार्ज वाला प्लस माइनस वाला पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। बोलिए क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? अब लिख सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए आपका इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन लगभग 27 एक्सरसाइज में और 5 इन टेक्स्ट में हो चुका है डिस्कस। तब स्टूडेंट्स अगर आपको ये पूरा वीडियो एकदम अच्छा लगा हो, या अगर देखिए कोई डाउट आप लाइव चैट में तुरंत अभी भी लिखिए, हम तुरंत आपको एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा हो तो निश्चित तौर पे सभी को इसको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। सब लोग सब्सक्राइब कर देंगे इस पूरे वीडियो को।